हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यूज जो भी चल रहे हैं इस समय, जो भी नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, तो उस पैटर्न के अनुसार हम इस बात को पाते हैं कि हमारी विषय पर पकड़ तो मजबूत होनी ही चाहिए, साथ में हमें कॉन्सेप्ट से संबंधित जो बारीकियां हैं, यानी उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में बन के आता है बहुत ही डीपली जाता है और हमें डीपली यानी गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है सोशलॉजी एमसीक्यूज़, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों तक और भी अधिक अच्छी एमसीक्यूज़ लाने का प्रयास करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 10 एमसीक्यूज़ को। पहला क्वेश्चन है कि नृजाति कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं। नृजाति कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, व्यवहारिक तर्क, और ऑप्शन डी है किसी तर्क का उपयोग नहीं करते हैं। तो जो नृजाति वेत्ताओं के अनुसार जो लोग हैं वो व्यवहारिक तर्क का उपयोग करते हैं। व्यवहारिक तर्क का उपयोग करते हैं जिससे समझ में आता है कि उनकी संस्कृति के प्रति क्या विचारधाराएं हैं, उनके क्या दृष्टिकोण हैं, वो अपनी संस्कृति को किस उद्देश्य से अपनी परंपरा के रूप में मनाते हैं। तो ये सब संभव होता है हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहारिक तर्क से। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही है वो सी, व्यवहारिक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है। संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रघटना शास्त्र, वास्टेन, नृजाति कार्य पद्धति और संरचनावाद। तो जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन ये है कि संवादात्मक विश्लेषण यानी कि व्यवहारिक तर्क। तो इसमें भी जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा, नृजाति कार्य पद्धति का भाग है। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृजातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ था। नृजातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ था, यानी कि जो नृजाति कार्य प्रणाली है उसको सबसे पहले किस सन में इसका अध्ययन किया गया था, नृजाति कार्य विधि के द्वारा, कार्य प्रणाली के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1970 के दशक में। तो जो नृजाति प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग किया गया है वो 1940 के दशक में किया गया है। 1940 के दशक में किया गया है। तो सबसे पहले जो नृजाति कार्य प्रणाली का प्रयोग किया है वो मेलानोव्स्की ने जब ट्रोवेंडिया द्वीप समूह का अध्ययन किया उस समय उन्होंने आदिवासी समूहों का अध्ययन किया था। तो उसी समय से ये सहभागी अवलोकन उनके द्वारा सबसे पहले किया गया था। तभी से ये नृजाति कार्य प्रणाली अध्ययन की शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक समाज में आत्म या स्व उसी प्रकार के पवित्र वस्तु बन जाता है। आधुनिक समाज में आत्म या स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक। आधुनिक समाज में
आत्मा या स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और एमरिल गोफमैन। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो है मीड। इन्होंने स्व की अवधारणा दी है कि बच्चे का स्व किस प्रकार से निर्मित होता है, यानी वो अपने स्व को किस प्रकार से पहचानता है। और स्व को पहचानने के बाद ही उसके अंदर आत्मचिंतन की स्थिति आती है, समाज में लोगों के अनुरूप अपने आप को वो समायोजित कर पाता है। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड यही कहते हैं कि जो आत्म है स्व का विकास जब हो जाता है तो व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे गुणों के विषय में पता चलता है। तो इसी वजह से मीड ने ये बात कही है कि आत्म या स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों में प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक कृति किसने लिखी है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं पीटर एल बर्गर, थॉमस लकमैन, बर्गर तथा लकमैन दोनों और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक कृति दी है वो पीटर बर्गर और लकमैन दोनों के द्वारा दी गई है। इन्होंने सामाजिक वास्तविकता की बात इसमें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सूची का मिलान करना है और सूची का मिलान करना है तो सूची फर्स्ट में पुस्तकें हैं और सूची सेकंड में उससे संबंधित समाजशास्त्र दिए हुए हैं। तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो कि अभी पुस्तक के विषय में भी हम लोगों ने जाना, तो ये है बर्गर एंड लकमैन। और फेमिनोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड ये है एल्फ्रेड शूट्स के द्वारा दी गई है पुस्तक। और स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक ये हैरोल्ड गारफिंकल के द्वारा दी गई है। और प्रिटेंशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ ये इवरिन गोफमैन के द्वारा दी गई है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होना चाहिए ए का तीसरा और डी का दूसरा। ए का तीसरा और डी का दूसरा। सॉरी, देखते हैं फिर से इसको। ए का तीसरा और बी का चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सी नंबर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव प्रकार्यवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है। नव प्रकार्यवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है जो कि समाज को उन घटकों को एक पैटर्न बनाते हैं के संगठित रूप में देखता है। यह विचार किसका है? तो ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? नव प्रकार्यवाद से संबंधित विवरणात्मक मॉडल के विषय में जो परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन दिए हुए पी कलौमी, जे अलेक्जेंडर, टी पॉर्सन्स और आर के मार्टन। तो जो नव प्रकार्यवादी विचारक हैं वो जे अलेक्जेंडर हैं। इन्होंने ही ये परिभाषा दी है। नव प्रकार्यवादी से संबंधित जो परिभाषा है ये जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं एन जे स्पेंसर, जे सी अलेक्जेंडर और पाल कलौमी और बर्हार्ड जीसन। तो ये जो थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक है ये भी जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा दी गई है। इसका भी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नव प्रकार्यवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी, नव प्रकार्यवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि वे विजयी हो सके। नव प्रकार्यवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि वो विजयी हो सके। तो ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्ति व्यष्टिवाद या तथा आदर्शवाद, प्रतिव्यष्टिवाद तथा आदर्शवाद, प्रतिव्यष्टिवाद तथा आदर्शवाद। और दूसरा है परिवर्तन विरोध तथा अनुभविक विरोधी पूर्वाग्रह। और सी नंबर पर है ए और बी दोनों। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ये सी, ए और बी दोनों। तो नव प्रकार्यवाद को जिन समस्याओं की जरूरत थी उसमें प्रतिव्यष्टिवाद और आदर्शवाद भी है, और परिवर्तन विरोध तथा अनुभविक विरोधी पूर्वाग्रह भी शामिल है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। तो किस प्रकार से ठीक करता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर आर्थिक या ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर आर्थिक या सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। तो जो सिद्धांतवादी हैं जब समीक्षात्मक संप्रदाय की बात करते हैं आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के पहलुओं के असंतुलन को जो ठीक करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि किसी भी देश की विकास की बात हम करें तो सबसे पहले उसकी आर्थिक स्थिति आती है, यानी कि सब वहाँ पे उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ पे खाद्यान्न संसाधनों के विषय में, और वहाँ की वाणिज्य व्यवस्था, व्यापार और उद्योगों के विषय में जो गतिविधियाँ होती हैं, उन गतिविधियों से ही पता चलता है कि ये देश आर्थिक तौर पर कितना संपन्न है। और आर्थिक तौर पर यदि संपन्न होता है तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक तौर पर भी संपन्न होगा। तो इस तरीके से जो ये ऑप्शन सी है वो सही है। इसी से पता चल सिद्धांतवादियों ने अपने समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा जीवन के अन्य पहलुओं के असंतुलन की बात की है कि असंतुलन कि किस प्रकार से ठीक रहता है। तो थैंक्स फॉर